Hello viewers, today we start one of law relate to osmosis pressure and dilute solution. So chemist, famous chemist Van gave the law of gave the theory to relate the dilute solution. It said that all the gases law are equally applying the dilute solution. मतलब ये है कि उन्होंने सिंपल ये बताया कि जितने भी गैस लॉ हैं, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ये सभी जो है आपका डाइल्यूट सोल्यूशन पर इक्वली अप्लाई करते हैं, इक्वली काम करते हैं। अब इसी से रिलेटेड इन्होंने एक इक्वेशन बनाया जिसको वन टॉप इक्वेशन या जिसको वन टॉप गैस लॉ बोलते हैं। या अब इसका हम डेरिवेशन देखते हैं। सो डेरिवेशन ऑफ वन टॉप लॉ, इट्स इंक्लूड थ्री gases law like Boyle's, Charles and Avogadro law. So first Boyle one half law. So according to Boyle's, at constant temperature osmosis pressure is directly proportional to molar concentration of dilute solution C. So C is molar concentration. C is molar concentration. When we remove directly proportional sign, so we use a constant value. So pi is equal to constant into C. So pi upon C equal constant. C is directly proportional to volume of dilute gases या dilute solution, जो भी हम बोल सकते हैं. So C यानी molar concentration is directly inversely proportional to volume. So C into V इक्वल हम बोल सकते हैं कांस्टेंट. सो पाई इंटू भी इक्वल आपका आ जाएगा कांस्टेंट. अब ये आपका जो हो गया किससे आ रहा, बॉयल्स वन हाफ लॉ, जो बॉयल का गैस से संबंधित जो रूल था उसमें कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब जो है वो आपका मोलर कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलर सांद्रता के अनुक्रमानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. बात करते हैं चार्ल्स मार्कोव लॉ. सो पाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. टेम्परेचर के इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा. सो पाई अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट. ये आ गया अपना सेकेंड. थर्ड आपका है एवोगैड्रो वन टॉप लॉ. तो एवोगैड्रो वन टॉप लॉ, तो इसमें जो है कंडीशन क्या होती है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर. टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम. जब हम इस पर बात करते हैं, सो pi is directly proportional to n. n is number of mole. n is number of mole. So pi upon n equal constant. From equation first, second and third, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को, तो अपन क्या देखते हैं, pi is directly proportional to number of mole, temperature, and pi is inversely proportional to volume because directly proportional to molar concentration and molar concentration is inversely proportional to volume. So pi is inversely proportional to volume and directly proportional to number of moles, number and temperature. So pi is equal to r here gas constant because अपन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गैस लॉ से रिलेट पढ़ रहे हैं. सो pi इक्वल r into nt upon v. So n upon v. So c equal क्या होता है आपका, मोलर कॉन्सेंट्रेशन. तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन मीन नंबर ऑफ मोल्स एट ए फिक्स वॉल्यूम या नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व इन पर लीटर
और यूनिट्स वॉल्यूम, तो जब हम उसकी बात करते हैं तो ये आपका आ जाता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन C। तो इसके प्लेस पे N अपॉन V के प्लेस में हम लोग यूज कर रहे हैं क्या, C। सो पाई इक्वल C RT। दिस फॉर्मूला, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वांट ऑफ इक्वेशन और वांट ऑफ गैस लॉस। इन द कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर मान लीजिए इसमें टेम्परेचर भी कांस्टेंट है तो ऐसे केस में कांस्टेंट टेम्परेचर है और R जो है गैस कांस्टेंट है ऑलरेडी, सो R इंटू टी इक्वल कांस्टेंट, सो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। यही आपका आ जाएगा रिलेशन बिटवीन द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ये दोनों में रिलेशन आ गया। अच्छा, इसके साथ एक और क्वेश्चन, हमारा छोटा सा क्वेश्चन आता है, कई बार ये पूछ देता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यस और नो, या फिर बोल देता व्हाई ऑस्मोसिस प्रेशर इज कॉल्ड ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सिंपल क्वेश्चन है कि मतलब जो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जिसको बोलते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म या अणुसंख्यक गुण, तो अणुओं की संख्या यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है या परासरण दाब है, ये क्या आपका अणुसंख्यक गुणधर्म बताता है, यानी उसकी प्रॉपर्टीज को शो करता है, हाँ या ना, यस और नो। इफ यस सो व्हाई, अगर हम बोलते हैं यस तो क्यों, ऐसा क्यों है। तो अभी अपने हम डेरिवेशन में देखा कि अपना आया पाई इक्वल सी, सॉरी पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, दैट मीन्स पाई इक्वल हम राइट कर सकते हैं, पाई इक्वल, सॉरी पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन अपॉन वी। सो एन इज नंबर ऑफ मोल ऑफ डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात हो रही है, सॉरी, ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। सो एन इज नंबर ऑफ मोल ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब यहाँ नंबर ऑफ मोल की बात कर दिया, यानी नंबर ऑफ मोल इक्वल क्या हो जाता है, सो एन इक्वल हम लोग पढ़े हैं यहाँ WB अपॉन MB, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल की जब बात करते हैं, यानी हम पर्टिकुलर किसी भी पार्टिकल्स के मोल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, जब इसके नंबर को काउंट करते हैं तो ऐसा जो है आपका प्रॉपर्टीज वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाता है। और यहाँ पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका N अपॉन V, यानी मोलर कॉन्सेंट्रेशन की, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। इसमें एक अगला टॉपिक अपना आता है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास MB। इसी फॉर्मूले के थ्रू हमको MB कैलकुलेट करना है, जिस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं कुछ। सो अभी आपने ये डिराइव किया पाई इक्वल CRT, वेयर C इक्वल N अपॉन V, हियर N इक्वल WB अपॉन MB। So now putting the value of N WB upon MB in the place of N RT upon V, हमको कैलकुलेट करना है MB। सो हमने क्या किया, MB को ट्रांसपोज कर दिया टू अनदर साइड, सो MB इज इक्वल टू WB इंटू RT अपॉन पाई इंटू V। तो ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम MB यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। वी यूज द वांट ऑफ इक्वेशन या वांट ऑफ लॉ, यही है आपका वांट ऑफ लॉ। वांट ऑफ फैक्टर को समझने के लिए उससे पहले हमको समझना पड़ेगा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, तो एबनॉर्मल मतलब असामान्य होगा। तो अभी तक जितना भी हम लोग मॉलिक्यूलर मास जो कैलकुलेट करते थे, जो भी उसका मॉलिक्यूलर वेट होता था, वही आपका मतलब एटॉमिक वेट को नंबर ऑफ आपके पार्टिकल्स से या नंबर ऑफ जो भी आपके एटम्स होते थे उससे मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या कर लेते थे, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते थे। तो ये थ्योरेटिकल होता था या नॉर्मल होता था, बट एक्चुअल में क्या होता है कि whenever molecular mass of substance as the determined by any colligative properties, एनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात कर दिया, मतलब आपका हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर,
इवैल्यूएशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो इससे रिलेटेड, या फिर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस प्रेशर, तो इससे रिलेटेड किसी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बेस पे अगर हम किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं, सो कम आउट टू बी द डिफरेंट देन द थ्योरेटिकल वैल्यू, तो जो उसकी थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास होगा उससे इसका मॉलिक्यूलर मास, जब हम उसको प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं या फिर किसी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें अगर डिफरेंस आता है दोनों में, तो यही जो है आपका डिफरेंट कहलाता है एबनॉर्मल बिहेवियर्स या ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। सो आई डिनोटेड बाई want of factor, so I equal mt upon mo. So mt molecular mass of theoreticals upon mo molecular mass of ऑब्जर्व्ड, जो आपने ऑब्जर्व किया प्रैक्टिकल के थ्रू, जो आपने ऑब्जर्व किया या क्वालिटेटिव। अगेन दूसरा इसका एक फॉर्मूला और होता है, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन थ्योरिकल और नॉर्मल वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। इसका जो रेशियो आएगा दोनों का, वही आपका कहलाता है वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर जो है वो डिपेंड करता है थ्री कंडीशन पर। फर्स्ट आपका आता है व्हेन सॉल्यूशन आर डिसोसिएशन, एसोसिएटेड या डिसोसिएटेड फर्स्ट है, तो जब डिसोसिएटेड होगा, डिसोसिएटेड को अगर हम सिंपल समझे हिंदी में तो वियोजन होता है, यानी ब्रेक डाउन होना, टूटना। सेकेंड आता है एसोसिएटेड, मतलब जब टू मॉलिक्यूल्स जो है कंबाइंड होते हैं और कंबाइंड होकर के वन मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं या वन सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, तो हो गया एसोसिएट होना। एंड थर्ड व्हेन द सॉल्यूशन आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, जब सॉल्यूशन नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होगा। तो ये थ्री कंडीशन है। तो फर्स्ट वाले में जब ब्रेक डाउन होगा तो ऐसे केस में एमओ मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑब्जर्वेशन इज लेस देन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ थ्योरेटिकल्स, तो ऐसे केस में आपका एमओ की वैल्यू जो है वो कम होगी, एमटी की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी। तो आई यानी वांट ऑफ फैक्टर ऑलवेज मोर देन वन होगा। सेकेंड है एसोसिएटेड, मतलब जब दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टू मॉलिक्यूल्स मिल करके वन मॉलिक्यूल्स या वन सब्सटेंस या कंपाउंड फॉर्म कर रहा, तो ऐसे केस में मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्व्ड इज ग्रेटर देन एमटी मॉलिक्यूलर मास ऑफ थ्योरेटिकल्स, सो आई ऑलवेज इज लेस देन वन। एंड थर्ड केस व्हेन द सॉल्यूशन आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है कि जब हम किसी भी सॉल्यूशन को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कंस्टिट्यूएंट आयंस में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट्स है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जो आपका कंस्टिट्यूएंट्स आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ऐसे केस में एमओ और एमटी दोनों सेम होंगे, सो एमओ इज इक्वल टू एमटी, सो वांट ऑफ फैक्टर इज ऑलवेज वन। ये तो थ्री कंडीशन हुई किसके, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं इसमें जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता क्यों है या क्यों ऐसा होता है, क्यों एबनॉर्मल हो जाता है, इसका रीजन क्या है। तो एक्चुअल में इसके थ्री रीजंस है। फर्स्ट आपका है, पहले ये समझ लीजिए वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जो हम सॉल्यूट यूज करते हैं, यानी जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट जब जिसको हमने डिसॉल्व किया हुआ है उसको अपन बोलते हैं, अगर वो कैसा हो, अपना इलेक्ट्रोलाइट्स होना चाहिए। पहला इलेक्ट्रोलाइट्स होगा मतलब इजीली वाटर में डिसॉल्व करने पर या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर वो जो है अपना क्या होगा, कंस्टिट्यूएंट आयंस में कन्वर्ट होगा, फर्स्ट केस। सेकेंड केस कि उसमें क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो डिसोसिएट होंगे यानी ब्रेक डाउन होंगे। तो जैसा कि मैंने डिसोसिएशन का एक बताया है, तो जब ये डिसोसिएट होगा तो अब देखिए यहां पर दिमाग में ये रखना है हमको कि ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज किसके बेस पे एबनॉर्मल बिहेवियर आएगा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्यूट्स पर डिपेंड करता है, यानी सॉल्यूट्स के नंबर, चाहे वो आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट्स, अपन मोल बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स ऑफ सॉल्यूट्स, उस पर डिपेंड करता है। तो ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है।
तो ऐसे केस में हम नंबर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पास आप जब देखेंगे तो जैसे कोई भी पर्टिकुलर ये वन मॉलिक्यूल्स है, ये जब आपका डिसोसिएट हो रहा है यानी ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स ये जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो डिसोसिएट हो रहा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स ये आपके इंक्रीज होते हैं। तो जब नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज होता है तो ऐसे केस में जो वन ऑफ फैक्टर आता है वो आपका क्या होगा, तो जब डिसोसिएशन होगा देखिएगा तो ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स के। एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम करें तो हम कर सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। जैसे हम लोग अगर लिखना चाहें तो यहाँ Cp क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल्स। फिर Cp को हम और भी क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल इक्वल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सो 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास यानी मॉलिक्यूलर मास की ये इनवर्सली प्रोपोर्शनली होता है या मॉलिक्यूलर मास। तो अब यहाँ पर समझिएगा डिसोसिएशन में व्हेनेवर द सॉल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब इंक्रीज होगा तो ऐसे केस में आपका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इज डिक्रीजेस। अब भाई ये जो है आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। कब, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे यानी नंबर ऑफ मोल इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज होगा। फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस में है एसोसिएटेड। तो एसोसिएट में क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा। तो एसोसिएट में होता है क्या है, व्हेनेवर द सॉल्यूट अंडरगो एसोसिएटेड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ मोल इंक्रीजेस। अब नंबर ऑफ मोल इंक्रीज हो रहा तो ऐसे केस में मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज होगा। तो मॉलिक्यूलर मास यहाँ पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए 2 molecules ऑफ एसिटिक एसिड या एसिटिक एसिड डिसॉल्व टू बेंजीन फॉर्म 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड। अब यहाँ पर तो 1 मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं, इधर जो हम मॉलिक्यूल्स ले लिए एसिटिक एसिड और बेंजीन लिए तो भी कैसे 1 बन रहा, तो इसका ये रीजन होता है, इसमें बनता है डाइमर। तो डाइमर मतलब 2 मर्स यानी 2 उसके पार्ट्स होते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल्स जब कंबाइंड होते हैं तो वो कंडीशन कहलाता है आपका एसोसिएशन। और एसोसिएशन में Cp जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेम नंबर ऑफ मोल के, और नंबर ऑफ मोल को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सो Cp इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो ऐसे केस में मॉलिक्यूलर मास जो है वो आपका इंक्रीज होगा क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है डिक्रीज हो रहे, पहले 2 थे अब ये 1 हो गया एसोसिएशन में, और डिसोसिएशन में इसका अपोजिट हो गया। अब यही है, ये 3 कंडीशन है, इस फॉर्मूले के बेसिस पे से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। अब थोड़ा एक बात कर लेते हैं इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे, तो ये क्लास 11th का जो बेसिक था उसी बेसिस पे है ये अपना। सो सपोज वी लेट AB इज ए electrolyte solution. It's decomposed to constituent ions A positive or B negative. In initial concentration of AB is 1 and A plus and B minus is 0. At a equilibrium condition, alpha moles are converted to constituents ion. So equilibrium concentration of AB is 1 minus alpha and A plus is alpha and B minus is also alpha. So number of mole of equilibrium, तो यहाँ पर एक्चुअल में ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में नंबर ऑफ मोल बता रहा, तो ये नंबर ऑफ मोल ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन, सो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, सो फाइनली वी ऑब्टेन 1 प्लस अल्फा. So I want half factor is equal to total number of mole of equilibrium
अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ इनिशियल कंडीशन या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. सो I इक्वल 1 प्लस अल्फा अपॉन 1. सो 1 प्लस अल्फा इज want of factors of dissociation or dissociative solution. इससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 1 प्लस अल्फा. अब हमको कैलकुलेट करना है इसमें क्या, डिग्री. तो डिग्री हमको जब चाहिए तो डिग्री के लिए यहाँ पास आप क्या करेंगे, अल्फा, ये जो अल्फा है यही एक्चुअल में आपका डिग्री है. सो I माइनस 1 इक्वल अल्फा. सो want of factor माइनस 1 इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ये आपका निकल जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अब इसमें बहुत सारे कुछ जैसे न्यूमेरिकल्स भी दे देते हैं, लाइक KCl कैलकुलेट करना हमको. सपोज मान लीजिए KCl है अपने पास, पोटेशियम क्लोराइड. तो ये आपका जो है इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है KCl. इसको जब हम आयनाइज्ड करेंगे तो ये आपका K पॉजिटिव चार्ज प्लस Cl निगेटिव चार्ज. इनिशियल कंडीशन, सो 1 0 0 moles are converted to constituent ions at a equilibrium condition 1 minus alpha. Here alpha and alpha. So number of mole similar. तो ये आपका सिमिलर वे पे I इक्वल अपना कैलकुलेट हो गया था 1 प्लस अल्फा. अब यहाँ पास देखिए क्वेश्चन एक्चुअल में कैसे पूछता है. जैसे क्वेश्चन दिया है वांट ऑफ फैक्टर्स, हमको कैलकुलेट करना है आपका वांट ऑफ फैक्टर व्हेन द पोटेशियम क्लोराइड इज 80% डिसोसिएटेड. 80% डिसोसिएटेड मतलब बोल दिया कि अल्फा कितना है भाई, 80% जो है वो डिसोसिएट हो गया. यानी इसका 80% जो है उसके कंस्टिट्यूएंट्स आयंस में कन्वर्ट हो गया. I इक्वल, हम ये पूरा फॉर्मूला इसी बेसिस पे हम कैलकुलेट कर लिए जैसे इसको कैलकुलेट किया. अब यहाँ पास हमको करना क्या, हमको थोड़ा सा अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो अल्फा इसने क्या बोला 80%, दैट मीन्स 80 अपॉन द 100. तो पर्टिकुलर कोई भी सोल्यूशन है तो स्टार्टिंग या इनिशियल केस में वो अपने आप में 100% होगा. अब जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में आया तो 80% जो है उसके कंस्टिट्यूएंट्स आयन में कन्वर्ट हो गया. सो अल्फा इक्वल 0.8. So I यानी want of factor of 80% dissociated potassium chloride is 1 plus 0.8, that means 1.8. ये आपका आ जाएगा. इसके बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, want of factors. और इस अगर परसेंटेज आपको गिवन है तो उसके बेस पे आप जो है डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं. सेम तो इससे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल डेफिनेशन आते हैं, या ये जो है आपके शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन आ सकते हैं इस बेसिस पे. व्हेन द MO इज ग्रेटर देन MT, सो व्हाट इज द वांट ऑफ फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस. ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन. तो ये अपना सोल्यूशन चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया. अब इसको आप जो है पूरा प्रिपरेशन कीजिए, पूरे वीडियोस आपको मिलते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, और इनको देखिए. अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर से रिलेटेड आता है तो आपको कमेंट बॉक्स में राइट करना है, और जो भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है तो वो उसमें लिखिए, उसका मैं आंसर आपको दूंगा. ओके, थैंक यू.